So in today class, we are going to explain about the synopsis. So it is my synopsis which I proposed in my PhD. So synopsis, there are many points that regarding the title, the introduction, the background, the prevalence, the methodology, and in the methodology, the inclusion, exclusion, participants, data collection, assessments. See, everything you have to be very clearly, you have to be very clearly mentioned also. If you are proposing to any, if you are a scholar also, you are proposing in the university, or if you are going to admission in the PhD also, it is also important कि everything whatever you are taking, that should be very clear. So here यहाँ पे लिया गया है कि effect of cyclic meditation, intervention, what is the practice, it should be very clear. Psychophysiological variables, oxidative stress, which kinds of variables, which kinds of dependent variables. So these are the dependent variables: psychophysiological, oxidative stress, spiritual well-being, that I want to measure through this study, and of female nursing students. So population भी very clear है यहाँ पे, और कौन फीमेल से यहाँ पे लिया गया है, मेल से यहाँ पे नहीं लिया गया है, उसका रीजन नीचे दिया गया है अंदर जाकर के, वाई फीमेल्स आर एक्सक्लूडेड. अभी हम जो बात कर रहे थे, everything should be transparent. So I will show you how it is transparent. Okay? Sir, Yes. can we not use biochemical variables in title? You have Yes, written. you can, your choice. So it is just idea. It is just idea. You use. मैंने आपको बोला था ना पी को, वो चीजें देखो यहाँ पे यूज है क्या. पी मतलब पॉपुलेशन इज फाइनल, मेंशन हियर. आई इंटरवेंशन, साइक्लिक मेडिटेशन इज मेंशन हियर. कंपैरिजन मैंने बोला था बहुत जरूरी नहीं है लिखना, या अंदर जाके आप लिख सकते हो. ठीक है. आउटकम्स, साइकोफिजियोलॉजिकल, ऑक्सीडेटिव आउटकम्स. सो दीज, ये 3 पॉइंट सबसे जरूरी होते हैं, टाइटल के अंदर होने चाहिए. ठीक है. तो पहले हम आउट इसका पढ़ लेते हैं. देखिए, सबसे पहले किसी भी सिनोप्सिस के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है. 1 से 2 पेज का लगभग इंट्रोडक्शन होता है. एवरेज है ये 1 से 2 पेज का. ठीक है. आफ्टर दैट द लिटरेचर सर्च. और लिटरेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे. ऐसे में थोड़ा एडवांस देखते हैं यहाँ पे, बाकी जगह शायद नहीं देखते. एक होता है यहाँ पे कि दैट एंशिएंट लिटरेचर. एंशिएंट लिटरेचर का मतलब क्या है, जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में दिया गया है, गेरंट संहिता, योग दर्शन, उपनिषद, दैट आर अंडर द एंशिएंट लिटरेचर. एंड साइंटिफिक लिटरेचर का मतलब जो मॉडर्न रिसर्च पेपर्स में या स्टडीज में दिया गया है, दैट आर द अंडर द साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू. ओके. सो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, और साथ साथ में अगर समरी भी मेंशन कर दो तो और भी बढ़िया रहेगा. पहले तो जैसे हमने भागवत गीता, उपनिषद, योग दर्शन, मान लो 3, घेरन संहिता, हटियो, 4-5 के श्लोक हमने लिख दिए. बाद में हम उसको समराइज कर देते हैं कि वो ऊपर above whatever we are described in the above all 5-6 shlokas, we are concluding in this paragraph, summarizing them what we got through that literature. Same as like the scientific literature. जो भी आपकी इंटरवेंशन है उसका, ऐसा नहीं किसी का भी, नो, जो भी इंटरवेंशन है उसका होना चाहिए. और जो भी आपके वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर वेरिएबल्स हमारे क्या थे, साइकोफिजियोलॉजिकल है, तो वो साइकोफिजियोलॉजिकल से रिलेटेड ही रिव्यू आपको लेने हैं. ऑक्सीडेटिव का है, अच्छी बात है, वो लेने जो हैं उसी से रिलेवेंट लिटरेचर होना चाहिए. ऐसी बात नहीं है आप यहाँ पे ले तो आप रहे हो स्ट्रेस एंजाइटी का, या फिर फॉर एग्जांपल आप मेल्स की प्रॉब्लम का ले रहे हो और लिटरेचर आपने प्रेगनेंसी का दे दिया, तो बिल्कुल उल्टा हो गया ना. तो जो भी रिलेटेड है, रिलेटेड लिटरेचर लेना है, कुछ भी नहीं उठा देना है, गलत है ये. ठीक है. टेबल बहुत जरूरी है. लास्ट क्लास में सुधांशु जी ने भी मांगी थी, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था टेबल. तो जो भी आपका जो मॉडर्न लिटरेचर होगा उसकी टेबल में आपको कैटेगराइज करना है. अभी मैं शो करूंगा आपको कैसी होती है टेबल. ठीक है.
और उसके बाद में फिर समरी करना है, उस पूरी टेबल की समरी क्या रही, लिख दो तो अच्छी बात है, ना लिखो तो भी चलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो भी जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की अलग अलग टेबल बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग टेबल बनी हुई है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की और फिजियोलॉजी की 3 अलग अलग टेबल मिलेंगी आपको इस सिनॉप्सिस के अंदर। जो भी आपका आउटपुट है उनके अलग अलग स्टडी को यहाँ पे मेंशन करना है। तो पॉइंट नंबर 4 पे आ गया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आपके हर इंटरव्यू में डायरेक्ट आपसे बोला जाएगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज योर एम, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव। बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये इंटरव्यू के अंदर। तो आपको आपका एम क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्यों है, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। सर एम और ऑब्जेक्टिव में अंतर क्या होता है? एम का मतलब होता है व्हाई यू आर कंडक्टिंग दिस स्टडी, और ऑब्जेक्टिव में तो उद्देश्य लाभ लिखते हैं अचीव दैट गोल। यस। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल नाउ राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिनॉप्सिस, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ आल्सो। व्हाट इज योर एम? फॉर एग्जांपल योर एम इज टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर। यस। It is your aim. Aim should be clear, okay? And what are the objective to achieve that aim? उस एम को पाने के लिए क्या क्या स्टेप्स को आप फॉलो करोगे? आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया, पीएचडी की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, पीएचडी क्वालिफाई करोगे अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे रिसर्च पेपर लिखोगे, फिर इंटरव्यू क्लियर करोगे, तब जाकर के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे। मतलब उस एम को पाने के जो जो स्टेप्स होते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। क्लियर? यस सर। जैसे यहीं पे अभी स्टडी हो गया कि आपको एलर्जी, आपको वो करनी है, एलर्जी को ठीक करना है आपको आपकी कोई प्रैक्टिस से, तो दैट इज योर एम। तो अब किस किस तरीके से, कौन कौन से मेजरमेंट से, किस किस तरीके से आप वो चीज उस स्टेप तक पहुंचोगे कि बाद में आप पूरा स्ट्रांगली कह सकते हो कि यस योगा इज बेनिफिशियल टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एलर्जी। सो दैट आर द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो जस्टिफिकेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जान है पूरी सिनॉप्सिस की, ये जस्टिफिकेशन पूरी सिनॉप्सिस की जान होती है इसके अंदर। इसी को ही प्रिविलेंस भी बोलते हैं, जो मैं अभी पिछली प्रेजेंटेशन में आपको बता रहा था। व्हाई यू सिलेक्टेड दिस पॉपुलेशन, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस इंटरवेंशन ओनली, व्हाई नॉट अदर्स, व्हाई यू सिलेक्टेड दिस असेसमेंट ओनली, व्हाई नॉट अदर्स। सो दिस इज अंडर द जस्टिफिकेशन। ठीक है, जस्टिफिकेशन शॉर्ट में भी हो सकती है अगर आपकी स्टडी न्यू है तो, और बड़ी है तो फिर 2-3 पेज की भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू योर स्टडी डिजाइन जस्टिफिकेशन विल बी डिसाइडेड। ओके, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, आप सब ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया तो होप ये आपको क्लियर होगा। हाइपोथेसिस, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस भी हम बोलते हैं। मतलब कि व्हाट वी वांट टू प्रूव, व्हाट इज आवर assumptions, it may be happen. Research hypothesis always positive that your therapy will work, and null hypothesis it will not work, it may not work, it is reverse। because जो भी रिसर्चर होता है ना, वो एक बिल्कुल न्यूट्रल माइंड के साथ रहता है। अभी आप भी रिसर्चर हो तो माइंड आपका बिल्कुल क्लियर रहेगा कि फायदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी तक रिसर्च हुई नहीं है। जब पूरा डेटा कलेक्शन हो जाएगा, अच्छे से असेसमेंट हो जाएंगी, सारी चीजें अच्छे से इथिक्स को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद में हम कह सकते हैं ना कि दैट वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडिंग दैट योगा प्रैक्टिस इज यूजफुल फॉर इन दिस पॉपुलेशन। सो उसमें हम क्या करेंगे, अगर वो वर्क किया तो नल हाइपोथेसिस को हम कैंसिल कर देंगे और रिसर्च हाइपोथेसिस को हम अप्रूव कर देंगे, यस योगा इज वर्किंग। ये बाद में होता है रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है या थेरेपी का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसमें हम बोलेंगे नहीं, नल हाइपोथेसिस इज राइट, सो दिस थेरेपी इज नॉट वर्किंग इन दिस प्रॉब्लम।
मेथड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तो जस्टिफिकेशन हो गया और मेथड, ये दो चीज जान है आपके इंटरव्यू की और सिनोप्सिस की। हर इंटरव्यू में मेथड पूछा जाएगा आपसे। मेथड में क्या क्या आता है, पार्टिसिपेंट्स कौन हैं और क्यों लिए, सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट किया और इतना ही क्यों, सोर्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, कहाँ से लोगे आप पार्टिसिपेंट्स, स्कूल से, कॉलेज से, हॉस्पिटल से, कैसे मिलेंगे आपको वो सारी चीजें, कैसे सिलेक्ट करोगे, सिलेक्शन में यहीं पे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी आएगा। सिलेक्शन में स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो आपको बोल रहा था कि कैसे हम स्क्रीन करेंगे उनको। इसके बाद में इंक्लूजन क्राइटेरिया कि आपकी बेसिक डिमांड्स क्या है कि सैंपल्स में ये चीज होनी चाहिए। एक्सक्लूजन ये नहीं होने चाहिए, अगर ये है तो हम उनको नहीं लेंगे। इथिकल कंसिडरेशन, बिना आईईसी के, इसको आईईसी बोलते हैं या आईआरबी भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इथिकल कमेटी। बिना आईईसी के अगर आपने रिसर्च किया उसको इलीगल मानते हैं, इलीगल। आपका रिसर्च किसी भी जर्नल में पब्लिश नहीं होगा। कुछ जर्नल्स अपने रिस्क पे कर देते हैं, अदरवाइज ये एक बहुत ही स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड एक रूल बन चुका है, विदाउट आईसी वी कैन नॉट डू एनी रिसर्च। ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, ह्यूमन बोला मैंने क्योंकि ये आईसी क्यों जरूरी हुआ, कहाँ से इसकी हिस्ट्री शुरू हुई, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वो एक अपने आप में एक आधे घंटे का, 1 घंटे का लेक्चर है। तो आप अभी के लिए इतना समझ लो, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि हम एक लिविंग बीइंग है, कि हमारी स्टडी से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वो अप्रूवल हमें लेना पड़ता है। अगर हमारी स्टडी में थोड़ा बहुत भी ऐसा रिस्क है कि नहीं, पार्टिसिपेंट्स का नुकसान हो सकता है, तो वो जो हमारी आईसी कमेटी है वो हमें देंगे ही नहीं अप्रूवल, वो वहीं कैंसिल कर देगी स्टडी को। अगर उनको डाउट लगा कि नहीं, ह्यूमंस का नुकसान होने वाला है पार्टिसिपेंट्स का इससे, तो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगी, आप स्टडी आगे कर ही नहीं सकते। तो इथिक्स को वहां पे आपको वेरी क्लियरली आपको बताना पड़ेगा आईसी कमेटी के अंदर कि दिस थिंग्स आई विल फॉलो एंड पार्टिसिपेंट्स दे विल नॉट बी हार्म एनी काइंड ऑफ दैट, दिस काइंड ऑफ प्रिकॉशंस आई विल यूज। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि कोई हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और हमने 2 एम्बुलेंस को वहां पे रख लिया, तो एम्बुलेंस एक तरीके से इथिक्स है कि अगर बाय चांस किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एम्बुलेंस आर रेडी फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो इससे आप थोड़ा सा समझ लें, इथिक्स मतलब कि कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके पास हर चीज का आंसर होना चाहिए। अगर पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम हुई तो हम उसके लिए फैसिलिटी हमारे पास है अवेलेबल, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे देनी होगी। और जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा वो इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसके लिए, जो आपको अप्रूवल देगा। और दूसरी बात, अगर आपकी स्टडी किसी और हॉस्पिटल में या किसी दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूट में है, for example I am doing PhD in SUSI University for example, okay, but I am doing study in the hospital, तो मुझे आईसी अपने एसयूएसएस से भी लेनी पड़ेगी और उस हॉस्पिटल से भी लेनी पड़ेगी, दोनों जगह की आईसी लगेगी। ठीक है, जब दोनों आईसी अप्रूवल होंगी उसके बाद ही स्टडी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। और उस आईसी कमेटी में जैसे ये सिनोप्सिस प्रेजेंटेशन है, ये सिनोप्सिस के बाद ही होती है प्रोसेस, मैं पहले बता रहा हूं आपको। बट इंटरव्यू में मे बी क्वेश्चन दे कैन आस्क टू यू, यू हैव टू बी क्लियर कि व्हाट इज द रोल ऑफ आईईसी हियर, इथिकल क्लियरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ इथिकल क्लियरेंस। ठीक है, और डिटेल में यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इथिकल क्लियरेंस इन द रिसर्च। ओके ओके, नेक्स्ट इज द डिजाइन, मतलब कि विच डिजाइन यू आर फॉलोइंग, प्री पोस्ट डिजाइन यू आर फॉलोइंग, टू ग्रुप्स यू आर फॉलोइंग, क्रॉस सेक्शनल यू आर फॉलोइंग, क्रॉसओवर डिजाइन you are following, RCT you are following, whatever decide you are following, you have to be very clearly mentioned here. Okay, sampling method,
by using which sampling method you will select the samples. जैसे कोटा सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग है, which sampling you are using, that you have to be mentioned very clearly, this by this method I will use. एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल, इसका मतलब आप समझिए आपके जो योगा मॉड्यूल है, जो आपका योगा मॉड्यूल है उसको आप किस तरीके से आपको डिजाइन आपने किया है। जैसे भी मधु मैम का क्वेश्चन था, समित मैंने बताया भी था कि आप अगर आपने कुछ चेंज किया है, कर रहे हो तो कैसे चेंज कर रहे, एवरीथिंग मेंशन हियर इन द एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल। हाउ यू आर डिलीवरिंग योर इंटरवेंशन, इट मीनिंग दैट how many days you are doing, how many hours that intervention duration is, how long it is, and which time you are giving, morning time, evening time, school time, before working hour, after working hour, everything very justification should be here, ठीक है। वेरिएबल्स, तो एक्सपेरिमेंटल में कंट्रोल ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे लिखा नहीं है बट है वो, यहाँ पे कंट्रोल है, या फिर आपका अगर कोई एक्टिव कंट्रोल ग्रुप है उसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। वेरिएबल स्टडीज मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल आपके क्या क्या, जैसे इस स्टडी के अंदर साइकोफिजियोलॉजिकल है, बायोकेमिकल्स है, स्पिरिचुअल है, फिर आगे जाकर के साइकोफिजियोलॉजिकल में क्या क्या है वो मेंशन करो आप अच्छे से, बायोकेमिकल में क्या क्या है उसको मेंशन करो, स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या है किस तरीके से मेजर करोगे वो आगे जाके बताना है हमें, ठीक है। प्रकृति मेजरमेंट भी यहाँ पे लिया गया था, प्रकृति कैसे मेजर करोगे उसको बताना है यहाँ पे हमें। इंटरवेंशन, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा ओवरव्यू दे देना है एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल का, और यहाँ पे आपको ज्यादा डिटेल देनी है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आपने यहाँ सारी डिटेल दे दिया तो वहां पे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे शॉर्ट में बताया तो यहाँ पे फिर वो डिटेल पूरा आपको टेबल बना करके बतानी होगी कि इस टाइम ये प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार, अच्छा 2 मिनट का, 1 राउंड 1 मिनट का, 10 राउंड 10 मिनट की, एवरीथिंग वेरी क्लियर जो भी आपका मॉड्यूल है। तो डेटा एक्सट्रैक्शन और डेटा एनालिसिस अकॉर्डिंग टू योर असेसमेंट, you will extract the data and according to the that इसको बोलेंगे हम that condition of the data, then we will decide that which analysis method we will use। मुझे एक याद आया, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था ब्लाइंडिंग का, आप लोग करके आए इस होमवर्क को, फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था। बताइए ब्लाइंडिंग क्या होती है स्टडी में। ब्लाइंडिंग आपको याद है, मैंने एक दिन होमवर्क दिया था आप लोगों को। पूजा जी बोलिए। जो रिसर्चर होते हैं उनको पता होता है मगर पार्टिसिपेंट को पता नहीं होता, फिर उसके बाद होता है कि डबल ब्लाइंडिंग, मतलब रिसर्चर को भी पता नहीं होता वो क्या, और पार्टिसिपेंट को भी पता नहीं होता। उसके बाद होता है थर्ड ब्लाइंड की प्लेसिबो यूज कर देते हैं, मतलब झूठ मूठ का बोल देते हैं कि ये आप पे असर करेगा, और वो गोली के नाम पे ऐसे ही कुछ मीठी गोली का यूज कर देते हैं वो थर्ड। और एक और होता है तीसरा यहाँ पे एसेसर ब्लाइंडिंग, तो वहां पे रिसर्चर ब्लाइंडिंग रहेगा, वहां पे इंस्ट्रक्टर ब्लाइंडिंग और ज्यादा वो हो जाएगा। वैसे रिसर्चर भी यूज कर सकते हो आप कि जोन हु इज प्रोवाइडिंग द योगा, उसको ही नहीं पता कि ये स्टडी है, ये रिसर्च है। जो भी टीचर आपने हायर किया है कि भैया 3 महीने इसको करानी है, उसको ही नहीं पता भैया ये रिसर्च का पार्ट है। सर ये कौन सी है ये रिसर्च, अभी आपने कुछ नाम बताया। ब्लाइंडिंग को सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी स्टडी माना जाता है जिसमें ब्लाइंडिंग यूज होती है। तो जो सर आपने बताया ये डबल ब्लाइंड है। ये डबल ब्लाइंड होगा, लेकिन योगा की स्टडीज में क्योंकि ये ऐसी चीज है ज्यादातर लोगों को पता चल जाता है क्योंकि फिजिकली लोग कर रहे हैं। हाँ कुछ रिसर्च कर रहे होंगे ये लोग, हाँ
तो या फिर कंसेंट हम भरवाते हैं तो वहां से आइडिया लग जाता है कि हाँ कंसेंट में सारी चीजें लिखी होती है ऑलरेडी, तो फिर वहां पे ब्लाइंडिंग नहीं हो पाती। लेकिन सिंगल ब्लाइंडिंग तो हम कर सकते हैं, एसेसर ब्लाइंडिंग हम कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स वो आप देखो देखो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि ब्लाइंडिंग आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। कर दिया तो ज्यादा बेटर है, ब्लाइंडिंग की स्टडी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रहती है अगर आपने ब्लाइंडिंग को अप्लाई किया अपनी स्टडी में। मैं देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंडिंग। पार्टिसिपेंट्स को ही नहीं पता, जैसे आप स्कूल में करा रहे हो, अब स्कूल वाले बच्चों को पता नहीं है कि ये रिसर्च चल रही है उनके ऊपर, उनको पता ही नहीं, बस उन्होंने लगा कि हाँ पूरी क्लास का हो रही है सारी चीज, चलो हम भी सारे कर लेते हैं। मैनेजमेंट को पता है, आपको पता है, बच्चों को कुछ नहीं पता कि उनके ऊपर स्टडी हो रही है। उनको लग रहा है ये तो उनकी एक रूटीन की क्लास है, बट वो तो स्टडी चल रही है उनके ऊपर। इट इज सिंगल ब्लाइंडिंग। तो सिंगल ब्लाइंडिंग ये भी हो सकती है, पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता कि उनके ऊपर रिसर्च हो रही है, बट हो रही है रिसर्च, ठीक है। जैसे एम्स में, आईआईटी, इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, पार्टिसिपेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो कंट्रोल ग्रुप में है या वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, बाद में पता चलता है हम तो कंट्रोल में, हमारे तो ऐसे मजे ले गए, हम तो 3 महीने से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं और हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कंट्रोल ग्रुप में रखा हुआ है। है ना, बाद में पता चलता है उनको हमारा कौन सा ग्रुप, उनको पता ही नहीं होता कुछ, रिसर्च भी चल रही है, ये रिसर्च का पार्ट है। तो दैट आर द अंडर, दैट इज अ ब्लाइंडिंग। अब जो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर को ही नहीं पता, हाँ मेरे को तो सैलरी मिल रही है लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, ये तो रिसर्च का पार्ट है। क्या होता है ना कि ऐसा क्यों यहाँ पे जरूरत पड़ी, देखो अगर पता होता, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्टडी और मैं खुद ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं पूरी जी जान लगा दूंगा रिजल्ट लगाने के लिए। ऐसा होता है, ये बाइसनेस आ जाती है कि अरे अच्छे से अच्छा रिजल्ट मैं लेके आऊं। जैसे मेरे खुद के सैंपल्स बच्चे थे, सर आप हमें बहुत अच्छे लगे, इसलिए सर हमने तो ना सारे अच्छे अच्छे पॉइंट लिख दिए, कोई स्ट्रेस नहीं, हमें कोई एंजाइटी नहीं, कोई डिप्रेशन, जबकि है उनको, लेकिन उन्होंने वो मेरे बहकावे में आके लिख दिए, सर ने इतने अच्छे से कराया इसलिए हम सर को, हम सर के लिए ये चीज करते हैं, बट एक्चुअली तो ये गलत है ना ये चीज। तो ब्लाइंडिंग में जब उनको पता ही नहीं होगा तो फिर ये चीज नहीं होंगी, इसलिए ब्लाइंडिंग जरूरी है। ऐसे ही इंस्ट्रक्टर भी, इंस्ट्रक्टर को अगर ना पता हो तो और भी बढ़िया है, उसको पता ही नहीं ये इंटरवेंशन ग्रुप है, ये एक्टिव कंट्रोल ग्रुप है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, क्या है। इंस्ट्रक्टर को कुछ नहीं पता, बस उसको आ रही है सैलरी मिल रही है, प्रैक्टिस करा रहा है और जा रहा है, उसको बता दिया ये कराना है और ये चीजों का ध्यान रखना, बस क्यों ध्यान रखना है कैसे ये नहीं बताया हमने, बस आपको इन चीजों का स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये हमारे इंस्ट्रक्शन दैट आर ऑल्सो अंडर द ब्लाइंडिंग। और इसके बाद में एसेसर ब्लाइंडिंग को हम यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी कॉमन। एसेसर को भी हमने अगर अप्लाई किया उसको भी हम सिंगल ब्लाइंडिंग में गिन सकते हैं, क्योंकि आपके पास डेटा आया, अब आपकी स्टडी, आपने क्वेश्चनर भरा लिए, आपने डेटा रिकॉर्ड कर लिया, उस डेटा को आपने खुद नहीं किया, मेरे पास भेज दिया कि राहुल सर आप मेरा डेटा एनालिसिस करो, आप बताओ स्ट्रेस कितना है, एंजाइटी कितना है, और आपने मुझे ये नहीं बताया कि ये नंबर सीरियल नंबर 1 ये एक्सपेरिमेंटल का है या कंट्रोल का है, आपने मुझे पूरे 100 बच्चे दे दिए, उसमें से आपको पता है कि 50 ये कंट्रोल है ये एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन मुझे नहीं पता कौन एक्सपेरिमेंटल है कौन है वो है, मुझे नहीं पता है। तो उससे इसका फायदा ये होगा कि मैं ऑनेस्टली फील करूंगा उसको, ऑनेस्टली मार्किंग होगी। अगर मुझे पता होगा कि ये तो मेरा जानकार है, अच्छा मुझे रिसर्च का स्टडी का रिजल्ट को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, क्योंकि अक्सर जो खुद ही एनालिसिस करते हैं ना उसमें ये बायसनेस आ जाती है कि वो खुद ही, और अरे और अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, अच्छा चलो इसको थोड़ा 1 नंबर और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, किसको पता चल रहा है, ऐसा होता है। तो इसीलिए एसेसर ब्लाइंडिंग यूज करनी चाहिए यहाँ पे, जिससे वो ट्रांसपेरेंसी रहती है और कोई बायसनेस नहीं आती रिसर्चर की यहाँ पे। जी मधु जी बोलिए। सर तीनों तरफ से भी ब्लाइंडिंग हो सकती है क्या? ट्रिपल इंस्ट्रक्टर को भी नहीं पता तो सर ये योग में भी हो सकती है सर? वो भी एक पेपर मैंने देखा था डबल ब्लाइंडिंग का।
सर जैसे आप मैंने वो और किसी से भी पूछा है तो वो भी बोलते हैं कि योग में नहीं हो सकती। सर मुश्किल है, जैसे कि मान लो 99% मुश्किल है योग में, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। सर मेरा क्वेश्चन ये है, पार्टिसिपेंट्स को ये तो पता है कि हम योग कर रहे हैं, पर ये नहीं पता हम किस ग्रुप में हैं। हम कंट्रोल ग्रुप में है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है। एक्सपेरिमेंटल जैसे मेरी जो स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल फर्स्ट में है या सेकंड में है। तो ये एक तरीके से तो वो ट्रिपल ब्लाइंड हो सकता है। हाँ, अब बच्चों के माइंड में इस तरीके से करिकुलम में डाल दिया गया भैया, सेकंड सेमेस्टर में ये आपका करिकुलम का पार्ट है, तो बच्चों को पता नहीं चलेगा, बच्चे तो समझेंगे ये तो हमारी क्लास है। लेकिन मैंने बोला ना मुश्किल है, क्योंकि योगा प्रैक्टिकल चीजें हम दे रहे हैं, वो आपस में तो डिस्कस करेंगे, तेरे को क्या कराया, अच्छा मेरे को ये कराया, मेरे को ये नहीं कराया, वहां वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जिस पेपर में मैंने पढ़ा था डबल ब्लाइंडिंग उन्होंने यूज किया था, उन्होंने साफ साफ मेंशन किया दीज आर द लिमिटेशंस कि फिर स्टूडेंट दे डिस्कस्ड, तो उसको हम ब्लाइंडिंग की प्रॉब्लम आ गई, ब्लाइंडिंग वो एक्चुअली है कि या नहीं है। अगर उस चीज को आप कंट्रोल कर पाए तो वेल एंड गुड, कि वो आपस में डिस्कस ना करें, लेकिन डिस्कस तो करेंगे बच्चे आपस में, उसको क्या कराया, उसको क्या कराया। ये सर वहां अप्लाई हो सकता है, पार्टिसिपेंट्स अलग अलग जगह के हैं। वो डिपेंड ऑन स्टडी, आप देखो अपनी स्टडी में आप किस तरीके से कैसे अप्लाई कर सकते हो वो, लेकिन मुश्किल है। लेकिन एसेसर ब्लाइंडिंग और इंस्ट्रक्टर ब्लाइंडिंग तो हम कर सकते हैं, तो हमारे हाथ में है। जो टीचर योगा कराने वाला है उसको हम सैलरी पे हायर करें और उसको बोल दे यही आपको करवाना है, ऐसे ऐसे करवाना है, क्यों करवाना है, क्या करवाना है, एक्सपेरिमेंटल क्या करना, उसको कुछ ना बताएं, बस वो करवा रहा है, तो वो भी वो भी अच्छी योगा स्टडी मानी जाएगी। एसएसआर में तो कर दो अप्लाई, एसएसआर तो बहुत आसान है, ठीक है, खुद मत करो, किसी और से करवा लो। सर सर इसमें एक प्रश्न ये भी है, जैसे कि अपन का कोई भी रिसर्च करते हैं तो पार्टिसिपेंट्स का कंसेंट लेना जरूरी होता है, हाँ तभी हम, हाँ जी, तो वो क्या चीज होती है? अगर ब्लाइंडिंग करेंगे तो वो कंसेंट वाला चीज तो रह ही जाएगा। बिल्कुल, यही तो प्रॉब्लम है योगा स्टडीज में थोड़ा सा। लेकिन अब यहाँ पे ये देखो कि डॉक्टर लोग कैसे अप्लाई करते हैं डबल ब्लाइंडिंग को, अगर वो कर सकते तो हम कैसे नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे हमें चाहिए हम डबल ब्लाइंडिंग पेपर, मॉडर्न साइंस के पेपर पढ़े, उन्होंने कैसे अप्लाई किया, क्योंकि वो भी तो मेडिसिन दे रहे हैं ना बिना कंसेंट के, या कंसेंट के क्या मेथड वो अपना रहे हैं, वो चीज मुझे भी पढ़ने की नीड है और आपको भी पढ़ने की नीड है, उन्होंने कैसे यूज किया और हम कैसे यूज कर रहे हैं उस चीज को, वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। या फिर यहाँ का एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ये हो सकता है कि हम बच्चों के पेरेंट्स को बुलवा लें, पूरी पेरेंट्स मीटिंग कर लें और स्कूल की मैनेजमेंट से मीटिंग कर लें और उनको बोल दें कि ऐसे ऐसी स्टडी होने वाली है और आपको बच्चों को नहीं बताना, तो कंसेंट भी हो गया और डबल ब्लाइंड भी हो गया। एक ये मुझे लगता है कि इस मेथड को भी हम फॉलो कर सकते हैं, पर सर जिससे ये दोनों मेथड तो तभी चीजें फॉलो कर सकते हैं ना जब हम स्कूल के बच्चों पे कर रहे हो। अगर हम अडल्ट्स पे कर रहे हो या हम कॉर्पोरेट सेक्टर में कर रहे हो तो हमें उनसे कंसर्न खुद लेना पड़ेगा, हम उनके हाँ, पेरेंट्स को तो नहीं बोल सकते। अब कह रहे हाँ, अब बड़े लोगों की बात आ गई है तो फिर क्वेश्चन ये कंसेंट वाला उठ जाता है। अब फिर वो देखना है कि अगर हमें कंसेंट कंसेंट जहाँ पे लोगों के हाथ में आया वहां पे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर वो मैनेजमेंट के कंसेंट से काम चल जाएगा क्या, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट से, ये क्वेश्चन है एक अपने आप में। अगर वो चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो डबल ब्लाइंड नहीं हो पाएगी, वो सिंगल ब्लाइंड होगी फिर वो। इसमें सर ये है कि हमें तो बताना ही पड़ेगा कि हम आपको योगा कराएंगे, कराने तो जा रहे हैं फिर वो अडल्ट में। ब्लाइंडिंग नहीं होगी, फिर वो ब्लाइंडिंग नहीं हाँ होगी। सर, बिना हाँ, बताए तो हम इंटरवेंशन उनको दे ही नहीं सकते अडल्ट को। तो सिंगल ब्लाइंडिंग कर लो ना, डबल नहीं कर रहे हो तो इंस्ट्रक्टर हम्म। और एसेसर को ब्लाइंड कर दो, वो तो हमारे हाथ में है। सर ये भी हो सकता है हम लोग बोलेंगे उनको कि योग हम लोग आपसे करवा रहे हैं, लेकिन सभी को आसन के बेनिफिट्स पता नहीं होते हैं। अगर हम लोग उनको वो बेनिफिट एक्सप्लेन नहीं करेंगे या प्राणायाम के बेनिफिट्स एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो उस साइड जो बेनिफिट्स आएंगे वो भी तो ब्लाइंड में आ जाएंगे ना। वो तो हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करेंगे, योग कर रहे हैं योग कर रहे हैं उसका। इंटरवेंशन वो कर तो रहे हैं, उनको ये तो पता है कि हम योगा कर रहे हैं।
हाँ, क्वेश्चन लेकिन तो इसका सारे वही है ना। मेजर बेनिफिट क्या है ये तो उनको पता नहीं होगा ना सर। पता होने से ना होने से क्या फायदा, वो तो प्रैक्टिस करेंगे तो फायदा अपने आप ही हो जाएगा उनको। अब आपको कपालभाति करा रहा हूँ, अब आपको इंटरनली जो चेंज होने वो बिना बताए ही हो जाएंगे आपके अंदर से चेंज। हाँ, तो वो एक ब्लाइंडनेस नहीं माना जाएगा क्या? नहीं, वो कैसे होगा ब्लाइंडिंग? ब्लाइंडिंग वो है ही नहीं, पहले आप समझो ब्लाइंडिंग क्या है। पार्टिसिपेंट्स को यही नहीं पता कि जो चीज कर रहा हूं मैं ये किसी रिसर्च का पार्ट है कि नहीं पार्ट है। उसको पता ही नहीं है कि रिसर्च है, उसको पता ही नहीं मैं किस ग्रुप में हूँ, कुछ नहीं पता उसको। दैट इज द ब्लाइंडिंग। सर इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। तो आप सिंगल ब्लाइंड ले लो, डबल ब्लाइंड मत लो। मैं ठीक है, डबल ब्लाइंड में क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, सिंगल रख लो ब्लाइंडिंग, ठीक है, अपनी स्टडीज में अगर आप रखना चाहो तो। सर जैसे आपने इसमें भी बोला, कंफ्यूजन, हाँ बताओ हर्षिता। सर जैसे आपने ये बोला कि आप हम लोग इंस्ट्रक्टर या फिर असेसर को ब्लाइंड रख सकते हैं। असेसर का तो समझ में आता है, हम ब्लाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने इंस्ट्रक्टर को कुछ नहीं बताया, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो है वो 3 से 4 हफ्ते उनको टीच कर रहा है। कभी-कभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाते हैं टीचर से। स्टूडेंट को पता है कि रिसर्च चल रही है, स्टूडेंट ने जाके बता दिया या उनसे बातों-बातों में कह दिया, "अरे ये तो रिसर्च चल रही है, आपको पता है कि नहीं?" तो ये इंस्ट्रक्टर को बायसनेस भी तो पता चल जाएगा। ये बायसनेस है, तो उसको आपको मेंटेन करना है। अच्छी बात है आप उस लेवल पे आप सोच पा रहे हो, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। आप इतना अंदर का गहरा सोच पा रही हो। तो अब आपने सोच लिया, वो कैसे कंट्रोल करोगे उस चीज को देखना है आपको। ओके सर। वो आएगा, क्लास लेगा, चला जाएगा, एक्स्ट्रा कोई उसका कनेक्शन नहीं है। ठीक है। तो हम हम्म। कंसेंट में ये लिख सकते हैं कि सर आपको किसी को बताना नहीं है, मतलब किसी से शेयर नहीं करना। तो सर ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं उन्हें? नहीं, वो हमें अपने से इंस्ट्रक्शन इस टाइप की तो ये नेगेटिव में जाती है शायद ये चीजें पार्टिसिपेंट्स को। ओके। वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए ना भाई, जिस टीचर को हम हायर कर रहे हैं। एक जो डेटा कलेक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको भी नहीं पता है कि ये इंटरवेंशन ग्रुप का है या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का है या कंट्रोल ग्रुप का है, क्योंकि वो वहां पे बाइसनेस आ जाती है। अरे तो कंट्रोल ग्रुप का है, तेरा बाद में लूंगा, समाजा कोई वैल्यू नहीं है, आने दो। क्योंकि वो बाइसनेस आती है, मैंने देखी है बड़ी बड़ी जगह पे। वो लोग इग्नोर करते हैं कंट्रोल ग्रुप को, इंटरवेंशन को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो अपने आप ही वहीं पर बेसलाइन डिफरेंस में आ जाएगा उनका, जहां पे ऐसी चीज हुई। तो जब उसको यही नहीं पता होगा डेटा कलेक्ट करने वाले को ये कौन सा ग्रुप है, अपने आप ही आंसर मिल जाएगा वहां। वो बेसलाइन का मतलब बेसलाइन सभी का लेवल सेम होना चाहिए। पहला तो हमने स्क्रीनिंग क्राइटेरिया से एक लेवल पे ले आए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से एक लेवल पे ले आए। ठीक है, अब हम इस मेथड को यूज करके वो बेसलाइन और स्ट्रॉन्ग कर दिया, सबका बेसलाइन सेम ही होगा अगर हम इस तरीके से करेंगे तो। और आरसीटी और लगा दिया तो और ज्यादा स्ट्रांगली हम कहेंगे बेसलाइन इज सेम। ठीक है। सर मैं अपनी रिसर्च में कंट्रोल ग्रुप कैसे बना सकती हूँ एक्सपेरिमेंटली, समझ नहीं आया मुझे। वो आप अब डिसाइड करो ना, 2 ग्रुप प्री पोस्ट जो भी है आपकी पॉपुलेशन, करते हैं डिस्कस। अभी याद 2 घंटे हो गए क्लास में। नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको सिनॉप्सिस पूरी प्रेजेंटेशन डिटेल में प्रेजेंट करूंगा आगे की जो भी है यहाँ पे। ठीक है, कैसे इंट्रोडक्शन में और क्या 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 होना चाहिए। ठीक है, वो डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने एक ऊपर से इंट्रोडक्शन किया खाली कि ये मेन पॉइंट सिनॉप्सिस के होने चाहिए, इन चीजों को हमें कवर करना चाहिए सिनॉप्सिस में। ठीक है, तो ऐसा रखता हूं कि आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि सिनॉप्सिस क्या होती है, और हमारी इन क्लासेस का मकसद ही ये है कि आपको पता हो सिनॉप्सिस है क्या, कैसे होती है, क्या प्रेजेंटेशन होती है, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर जो जी, कंट्रोल ग्रुप और ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की पॉपुलेशन होती है क्या वो सेम होनी चाहिए? बिल्कुल। तभी तो फायदा है।
नहीं तो बेसलाइन डिफरेंस हो जाएगा ना सर। तभी तो स्क्रीनिंग क्या स्क्रीनिंग क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, उनको सेम चीजें लेके आना उनके अंदर। अच्छा सर, वेटिंग लिस्ट को हम बोल सकते हैं कंट्रोल ग्रुप? हाँ, वेट लिस्ट कंट्रोल ग्रुप। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल की, उस टाइम पे यही होता है ना कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन उसको 50-50 में डिवाइड कर दिया और उनमें एक को इंटरवेंशन दिया और एक को नहीं दिया। अच्छा सर, इसमें किस तरीके से रैंडमाइज्ड का क्या मतलब होता है, कैसे होता है? जैसे इवन नंबर वालों को ले लिया, ओड वालों को दूसरे में कर दिया, ऐसे नंबरिंग करके? मेथड ऑफ रैंडमाइजेशन आप गूगल पे सर्च करना, बहुत तरीके हैं रैंडमाइजेशन के। जो सबसे पॉपुलर है ना वो ब्लॉक रैंडमाइजेशन का है और ऑनलाइन रैंडमाइजर का है। मैंने तो ऑनलाइन यूज किया था। देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ लाइव आपको। ऑनलाइन रैंडमाइजर यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। हमने सर्च कर दिया ऑनलाइन रैंडमाइजर को। ठीक है, यहाँ पे आ गया इंटायर योर आइटम्स इन द फील्ड ईच आर सेपरेट लाइन, इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 1000 आइटम्स आर अलाउड। अच्छा रुको, बाहर उसमें जाते हैं, इसमें करते हैं, असल में करते हैं, रुको। एग्जाम्पल डेटा हमारा यहाँ पे टोटल हमारा 100 पॉपुलेशन, ठीक है। Two items are needed in a list. ठीक है, रुको बताता हूँ आपको, रुको। ये हो गया। अभी हम यहाँ पे करते हैं नंबर जनरेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है रेंज जो है फ्रॉम, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें 100 सैंपल है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 to, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 to 100, ठीक है। और हाउ मेनी नंबर्स आई नीड 50। तो टोटल हमारे 100 सैंपल हैं, 1 से लेके 100 तक, क्लियर। हमने अपने सैंपल्स को नंबरिंग में डिवाइड कर दिया। 1 नंबर सुधांशु जी का, 2 नंबर पूजा जी का, 3 नंबर मित्तल जी का, जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरे सैंपल्स को हमने 1 से 100 तक हमने डिवाइड कर दिया, उनको कैटेगराइज कर दिया। और हमें 2 ग्रुप चाहिए 50-50 के, तो हमने यहाँ पे 50 का डाल दिया। गेट क्या हो गया? अच्छा अभी ये यूज वर्क नहीं कर रही है, रुको थोड़ा टेक्निकल इश्यू हुई है। 10 का कर लेता हूँ। हाँ देखो 5 का कर गया। ये मैंने 1 से 10 तक के नंबर ले लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 सैंपल हैं, ठीक है। और 10 सैंपल को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आपने पहले डिसाइड कर लिया कि 5-5 ग्रुप में होंगे, 5 योगा ग्रुप में होंगे, 5 नॉन योगा ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर आ गए, अब रेंडमली आ गए 1, 3, 9, 8, 7। अब आप इसको लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेना कि देखो ये अपने आप से इन्होंने लिया है। तो 1, 3, 9, 8, 7 जिसका नंबर होगा उसको आप बोल दो कि ये इंटरवेंशन ग्रुप में जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे नंबर होगा वो कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे, या ठीक इसका उल्टा कर दो। समझ रहे हो? रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है? समझ गया सर। यस सर। ये बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है रैंडमाइजेशन। इसके अलावा ब्लॉक वाला अलग मेथड होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ब्लॉक रैंडमाइजेशन। ज्यादातर लोग सिंपल रैंडम यूज करते हैं। तो ये सिंपल रैंडम का एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। तो इससे फायदा ये होगा ना कि मतलब कि जो सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है ना, उसमें वो सिलेक्शन करने की जो बायसनेस दूर हो जाती है यहाँ पे। क्योंकि हमें नहीं पता 1 नंबर किसका है, 3 नंबर किसका है। अब ये तो ऑनलाइन कंप्यूटर को तो पता ही नहीं है, उसने तो अपने हिसाब से दे दिया। वो जो है वो योगा ग्रुप में, जो नहीं है वो नॉन योगा ग्रुप में। तो मतलब सारी चीजें ऑनेस्टली हो रही है यहाँ पे।
सर इसमें लॉटरी सिस्टम या फिर ऐसे चिट बना के चिट उठाने का भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से रेंडमाइजेशन हो माना सकता है। जाता है, लेकिन लॉटरी एक सब्जेक्टिव पार्ट है, उसको रिसर्च में एक नेगेटिव दृष्टि से देखा जाता है। ओके। और सर अगर चिट बना के डाला और चिट में से उसमें से 100 चिट बनाई, जिसमें से नाम, उसमें से कुछ चिट उठा ली जिसमें जिनके भी नाम आए, वो ऐसा? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं आपको चेकलिस्ट दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, फिर आपको समझ आएगा। अभी मुझे मिल नहीं रही है, रुको। हाँ, वहां पर है, डेस्कटॉप पे है, रुको रुको। हम्म, ये थी, देखिए, ये रोप गाइडलाइंस है कोकरेन की, ठीक है। तो इसमें अभी आपका क्वेश्चन ये था कि यानी कि रोप गाइडलाइंस, इसका मतलब ये रिस्क ऑफ बायसनेस की गाइडलाइंस है, ये आरसीटी स्टडीज के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो आप बोल रहे हो ना लॉटरी वाला, लॉटरी वाले को इन्होंने बहुत कम पॉइंट दिए हैं, वो बल्कि रैंडमाइजेशन में आता है लॉटरी, बट ये टेक्निकल उसको मॉडर्न उसके अकॉर्डिंग सही नहीं मानते, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है एलोकेशन। हम्म, ये रहा नंबर 1 पॉइंट, व्हाई इज द एलोकेशन सीक्वेंस रैंडम। अब रैंडम के लिए क्या चीजें यूज की गई है, देखिए, इन्होंने यहाँ पे बताया गया कि इफ रैंडम कंपोनेंट वाज यूज इन सीक्वेंस जनरेशन प्रोसेस, कंप्यूटर जनरेटेड, जो मैंने अभी दिखाया ना, कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम नंबर्स, ठीक है। तो रेफरेंस से रैंडम नंबर टेबल, कॉइन टॉसिंग, सफल कार्ड्स, इनवेलप, थ्रो डाइस, ये सभी सभी रैंडम में आते हैं, ठीक है। लेकिन आगे बताया जाएगा यहाँ पे, कहाँ पर है वो, उसमें वो आगे वो आएगा कि ऑनलाइन रैंडमाइजर को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, बाकियों को प्रेफरेंस कम मिलेगी। मतलब कि वो भी रैंडमाइजेशन है, बट उनको वैल्यू कम रहेगी ऑनलाइन, क्योंकि वो सब्जेक्टिव इनरोलमेंट वहां पे ज्यादा है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ह्यूमंस इनरोलमेंट में भी चांस हो कि हमें पता हो कि ये पर्ची राजा की है, राजा वजीर खेलते थे ना, तो वो लॉटरी में थोड़ा बहुत वो बायसनेस की चांस हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन रैंडमाइजेशन में कोई चांस ही नहीं है, किसी को नहीं पता है कंप्यूटर क्या नंबर देने वाला है। तो हमेशा लॉटरी को आप अच्छा नहीं है रिसर्च में, ऑनलाइन रैंडमाइजर को या ब्लॉक रैंडमाइजेशन को, जो भी है, ये चीजें आप यूज करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं तो प्रेफरेंस में नहीं हूँ लॉटरी के, बिल्कुल भी, ठीक है। जी सर, जी। टाइम काफी ज्यादा हो गया, अब अपने मेन डाउट लीजिए, फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। जी राहुल जी। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम सिंगल ब्लाइंडिंग ले रहे हैं, तो मान के चलिए जैसे हमने किसी हॉस्पिटल से जाके बात किया कि हम मतलब पेशेंट जो होंगे उनको रिसर्च का ये नहीं शो करेंगे, हम ये बताएँगे कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि आपको फ्री योगा सेशंस प्रोवाइड होगा थ्रू दी ऑनलाइन या तो ऑफलाइन। लेकिन आपको उसमें एज़ योर इंटरेस्ट आपको जॉइन करना है। लेकिन हम उसमें क्राइटेरिया रखेंगे कि ओनली ऐसे ही डिसीज़ से जो पीड़ित है, जो पेशेंट है, उनको हम क्या करेंगे, योगा सेशन देंगे। ये योगा सेशन फ्री रहेगा। तो उसमें ये भी रहेगा सर कि हम उनको बताएँगे भी नहीं कि आपके ऊपर रिसर्च हो रहा है, और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो मतलब वही जो पेशेंट होंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे, वो जॉइन भी करेंगे। और जैसे आपका जो नहीं जितना इंटरेस्टेड ड्यूरेशन क्यों, का आपका वाई इंटरेस्टेड, ये बाइसनेस सर है, उसमें हम ना इंटरेस्टेड वाला हाँ, पॉइंट रखा आपने।
जैसे सर कंसल्ट फॉर्म हम भराते हैं ना, तो हम शुरू में ये दिखा देंगे, जैसे कहना चाहिए उसको प्रलोभन देना कि हम बताएँगे कि आप योगा सेशन जॉइन करते हैं, फ्री योगा सेशन है, आपको ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ऐसा हम कुछ जहाँ शो आपने करेंगे। ये बता दिया कि योगा सेशंस हैं, योगा ये है, वहाँ पे वो ब्लेंडिंग ही खत्म होगी। अच्छा, योगा शो ही नहीं करना है। तभी बोला जाता है योगा स्टडी में डबल ब्लेंडिंग थोड़ा मुश्किल है। सर ये नहीं बताएंगे कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ आप पे, फिर भी खत्म हो जाएगी। हाँ, पार्टिसिपेंट ब्लेंडिंग वही खत्म हो गया। नहीं सर, उनको नहीं पता ही नहीं होना बताएँगे, चाहिए मतलब ना। हम ये नहीं दिखाएँगे कि हम रिसर्च करें, हम ये दिखाएँगे कि आपको हम एक प्रकार का सर्विस दे रहे हैं कि जो कि आपको गवर्नमेंट के थ्रू है या आपको जस्ट फ्री सेशन है फॉर योर बेटर हेल्थ। ऐसा हम दिखा हाँ, कर के मान के चलिए। वो अब आप लोग मैनेज करो कैसे करना है, वो आप लोगों की सिरदर्दी है, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए। पता चल गया तो ब्लेंडिंग नहीं है वो। अच्छा, अब वो आप कैसे मनाओगे, क्या बोलोगे, वो आपकी सिरदर्दी है। ठीक है। ठीक है सर। सर वो योगा चैलेंज जैसे फ्री क्लास प्रोवाइड करते हैं ना कि 14 दिन की फ्री क्लास है, 21 दिन का योगा चैलेंज जैसे, तो अगर वैसा कुछ ये करे तो ऑफर के साथ